आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी पहचान साफ गोई की है, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं टी.एस. सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आज की बातचीत में। पिछली बार तो आप सरकार में थे, बहुत काम रहता होगा। पिछले 18 महीनों से विपक्ष में है, कैसे दिन कट रहे हैं? काम बदल जाते हैं। सरकार के हिस्से होने पे सबसे ज़्यादा समय विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क में बीतता था, मीटिंग्स इत्यादि। मुझे लगता था कि शायद सभी करते ही होंगे, रुचि लेता था और बिना अधिकारियों के साथ बैठक के विभाग में क्या हो रहा है या क्या करना चाहिए ये संभव ही नहीं था। तो बहुत समय विभाग के साथ गुजरता था। और अब घर के काम, लोगों से मिलना, वो स्वरूप बदल गया। राजनीतिक तौर पर कौन सी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है? किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में आप वक्त दे पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है परिवार, 90 साल से ऊपर हो जा रहा होगा, 90 साल के आसपास। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अपना जो कार्य क्षेत्र है सरगुजा, तो सरगुजा में ही प्राथमिकता के तौर पे काम करने की कोशिश मैं करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों से परिचय हुआ, उन लोगों ने भी स्नेह दिया, अपनापन दिया, काम करने के अवसर भी दिए। तो आज छत्तीसगढ़ में भी सबसे बात होती रहती है। शायद ही कोई जिला होगा जहाँ के लोगों से बात नहीं होती रहती है। तो अपना जो प्राथमिक क्षेत्र है, अपनी विधानसभा जिससे लड़ा, लोगों से मदद मांगने गए कि चुनाव में जिता के मौका दीजिए, विधायक के रूप में काम करने का, सरकार में आएंगे मंत्री के रूप में काम करने का। तो चुनाव नहीं जीते लेकिन बहुत लोगों ने साथ दिया। और 5 साल के लिए आप जिम्मेदारी मांगने गए तो 5 साल के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको उनके साथ बने रहना है। और उसका एक्सटेंशन फिर, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र से हम लोग आते रहे हैं, परिवार वहाँ राजनीतिक गतिविधियों में पूरे लोकसभा क्षेत्र में विशेष करके काम करता रहा। तो वहाँ फिर उसके बाद सरगुजा जिले का हिस्सा पहले कोरिया और आज का मनिनगढ़ भी हुआ करते थे। तो वहाँ के लोगों से भी जुड़ाव और लगाव बहुत सालों तक बना रहा। जब तक वो पृथक जिले नहीं हुए तब तक तो सरगुजा जिले का ही हिस्सा था। तो मम्मी डैडी हम लोग सब आना जाना, भोपाल से आना जाना, वहाँ हमेशा रुकना। मम्मी वहाँ चुनाव भी लड़ी, बैकुंठपुर में एक बार विधायक भी रही, मैं भी एक बार चुनाव बैकुंठपुर से लड़ा। तो वहाँ के लोगों से भी काफ़ी लगाव है। जशपुर के भी लोग साथ के हैं, कभी कभी याद करते हैं तो उनके साथ भी। तो सरगुजा संभाग यहाँ थोड़ी सघन, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। बाबा, जब आप सरकार में होते हैं तो जवाबदेही अलग किस्म की होती है। जिस तरीके से आपने बताया कि दिन भर मीटिंग का दौर, योजनाओं पर चर्चा, इम्प्लीमेंटेशन, तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो बतौर विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता की हैसियत से एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सत्ता पक्ष के जो काम काज हैं उनकी खामियों को ढूंढना। कई बार तो मैग्नीफाइंग ग्लास से खामियों को ढूंढा जाता है। 18 महीने की सरकार हो चुकी है सूबे की, शायद सरकार। इन 18 महीनों में आपने अपने स्तर पर क्या खामियां ढूंढी हैं इस सरकार में? काम नहीं हो रहे। एक तो उनका काम करने का तरीका है, केंद्र सत्ता का कहाँ है ये नहीं दिखता, उससे फिर काम चालू होते हैं। तो केंद्र कहाँ है? हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सज्जन हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, जो मैं थोड़ा उनको जानता हूँ, 2-4 बार मिलने का भी मौका मिला। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो वो उनका स्वभाव राजनीति में भी अभी ऐसा दिख रहा है कि एक और कंट्रोल जो दिखना चाहिए कामकाज के लिहाज से। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह से काम होते हैं तो क्लैशेस कम होते हैं, टकराव कम होते हैं, वो नहीं दिख रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पावर सेंट्रलाइज जो होनी चाहिए वो इस सरकार में ज़्यादा डिसेंट्रलाइज दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, उसकी अलग खामियां हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें
टीम का कैप्टन भी हो और प्लेयर्स को भी खेलने की स्वतंत्रता हो। कैप्टन कौन है यही नहीं पता चल रहा, वो नुकसानदायक है टीम के लिए। कैप्टन ही सब कुछ कर रहा है, वो भी नुकसानदायक हो जाता है टीम के लिए। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कैप्टन है, वो अपने प्लानिंग सलाह कंसल्टेशन से करते होंगे या अपने से सोच के करते होंगे, और खिलाड़ियों को अपनी स्वतंत्रता। तो ये मेरे ख्याल से आदर्श स्थिति प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए। वो भी यहाँ डिसेंट्रलाइज ज़्यादा दिख रही है, कहीं कोई कुछ ज़्यादा तो सबसे बड़ी खामी ये है। लेकिन योजनाओं के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में सरकार जिस तरीके से अपना व्यू रखती है कि हम बहुत फोकस्ड है, मोदी की गारंटी को हमने इन 18 महीनों में ज़्यादातर जो वादे बड़े थे उसे हमने पूरा किया है और ज़मीनी स्तर पर हमने उसे लागू भी किया है। आपको लगता है कि वाकई सरकार के दावे में किसी तरीके की सच्चाई है? गारंटीज की बात अगर करें तो बहुत सारे होते हैं बातें, एक दो नहीं रहती। इनने जो करने में सफलता हासिल की होगी, मान लीजिए महतारी वंदन, तो महतारी वंदन लागू है, महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। किनको मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए, बीच में बात आई कि नहीं, जो पात्र नहीं थे उनको भी चला गया तो उनसे वसूली करनी है क्या, फिर जो छूट गए हैं उनको जोड़ना है क्या। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी इस बाबत देखने में आती है, लेकिन मूल रूप से महतारी वंदन इनने लागू कर दी। सत्ता में आए, मौका मिला, वो बात अलग है। कांग्रेस 1500 कह रही थी, 1000 कह रहे थे, 1000 को मौका मिला पर इनने लागू किया। फिर धान खरीदी की बात थी, हुई धान खरीदी, एक बार पैसा देंगे, एक बार में नहीं दे पाए, अलग अलग बट के मिला, क्या होगा नहीं होगा, तो पर वो लागू हुआ। अब उसमें देख रेख कितना कर पा रहे हैं, मिलर्स के साथ व्यवस्था उनकी कैसी बनी। आपने धान खरीद लिया, मिलिंग नहीं हुई, बहुत ज़्यादा धान खराब हो गया, अब 1900 रुपये में उसको बेच रहे हैं। कोई अखबार में आकलन मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि करीब 8000 करोड़ का धान का खरीदी और बिक्री के बड़ा लॉस है। आप वित्त के जानकार भी हैं, इस स्टेट पर इसका सीधा सीधा असर हो सकता है। हाँ, देखिए बजट का एक हिस्सा निश्चित खर्च के लिए होता है जो आप टाल नहीं सकते, वो है वेतन और एस्टैब्लिशमेंट इत्यादि। तो मंत्रालय हो गया उसका वेतन, कलेक्ट्रेट हो गए उसका वेतन, सारे स्टाफ मिला लीजिए, एसडीएम कार्यालय हो गए, तहसील कार्यालय हो गए, पटवारी तक आप चले जाइए, राजस्व विभाग में, पुलिस विभाग में, वन विभाग, सारे इसका खर्चा। स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, महिला बाल विकास में चले, इसको आप टाल नहीं सकते, तनख्वाह दे नहीं देना है। इसके ऊपर का जो पैसा रहता है वो फिर आप जन कल्याणकारी कार्यों में जो कहा जाता है उसमें उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन से भी जन कल्याण हो सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो गया। शेष जो पैसा बचा उससे आपको काम करना है। अब उसमें 8-8 हजार करोड़ रुपए के राजस्व में अगर आपको हानि होती है तो तनख्वाह तो नहीं कटेगा। आपकी आमदनी कम होगी तो हम अब 50% तनख्वाह देंगे या 75% तनख्वाह देंगे, 80% तनख्वाह देंगे, ये तो हो नहीं सकता। आप पूरा देते हो, बिजली बिल पूरा पटाना इत्यादि इत्यादि, तो कमी कहाँ आती है? जिन्हें जन कल्याणकारी काम हम कहते हैं, सड़क, बिजली, बत्ती इत्यादि, स्कूल, अस्पताल व्यवस्था, दवाई, नए पदों में भर्ती, सेवा के क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े क्षेत्र हैं मान लीजिए, तो वहाँ पैसे का नुकसान या राजस्व की कमी वो गति को मार करता है। और अभी जो पूरे छत्तीसगढ़ से सुनने को मिल रहा है, और शायद मेरा आकलन ऐसे ही रहता है कि कहीं भी बात को मैं विश्लेषण करके उसमें तथ्य कितने हैं जानने की कोशिश करता हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं तो लोग कहेंगे कि सरकार खराब काम कर रही है, और वही लोग हम लोग के टच में ज़्यादा आएंगे। भाजपा से जुड़े हुए तो लोग बहुत कम टच में आते हैं जिनसे खुल के बातें होती होंगी, नहीं के बराबर। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा जानकारी आ रही है, तो पूरे छत्तीसगढ़ से ये बात आ रही काम नहीं हो रहा है। पहले के काम हैं वो आगे नहीं बढ़े, उनके पेमेंट्स नहीं हो रहे, नए काम हैं सैंक्शन हो गए लेकिन काम चालू नहीं हुए, पंचायतों में काम नहीं हो रहे, पंचायतों में अगर पैसा गया तो लोग कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी का ज़्यादातर पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, आवास योजना से लिंक्ड जो खर्चे होंगे, लेबर वगैरह लगेगा आपको, प्रधानमंत्री आवास से जो शायद 3-1 लाख घर इस साल
मंजूर हुए हैं। तो मनरेगा के काम तक में लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी कमी आई है। तो इस माध्यम से भी बड़ी राशि लोगों तक जाती है, 3,000 4,000 करोड़ रुपया तक जा सकता है। मान लीजिए 30 लाख आपने लोगों को काम दिया और 200 रुपए के रेट से आपने 100 दिन का काम दिया या 10 दिन का काम दिया, तो इतने करोड़ का हो गया। 30 दिन का काम गया तो 3 गुना आप कर लीजिए। तो वो रकम लोगों तक कम पहुंच रही है और काम भी उनको नहीं मिल रहा है। विकास के काम है, नए होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सरकार बाबा दावा कर रही है कि हम तो सुशासन ले आए हैं, सुशासन की सरकार है। सरकार ने अभी सुशासन तिहार भी मनाया है। वो तो देखिए एक औपचारिकता सी हो गई है कि सरकारें किसी भी पार्टी की आती हैं तो वो ऐसे आयोजन करती हैं और बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, संदेश देना चाहती है कि हम अच्छा काम कर। पिछली सरकार ने भी भेंट मुलाकात किया था। हर सरकार कई सालों से मैं तो देखते चले आ रहा हूँ। अर्जुन सिंह जी थे, उस समय अलग व्यवस्था थी। पटवा जी आए, अलग व्यवस्था थी। दिग्विजय सिंह जी रहे, अलग व्यवस्था थी। अलग अलग प्रकार से आदमी प्रोजेक्ट करता है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अपने जगह तक अच्छा है। इसमें मेरा अनुभव किसी भी सरकार का दल से हटकर मैं कह रहा हूँ कि वैसा सकारात्मक या अच्छा नहीं रहा। कि जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन संपर्कों में, निराकरण हो गया। तो निराकरण अर्थात मैंने कहा कि इतने सारे काम आए होंगे, उनका निराकरण हो गया, काम मंजूर हो गए। आज से 20, 30, 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर थोड़ा सा और जिज्ञासा हुई कि बहुत अच्छा है, इतने काम हो रहे हैं। तो पता चला कि नहीं, उसमें अगर आपने लिख दिया कि नागरिकों ने फलाना फलाना मांगा है लेकिन वो नहीं हो सकता, तो उसमें लिख देते नहीं हो सकता, वो भी निराकरण की सूची में आ गया। 40 लाख आवेदन आए हैं इस सुशासन तिहार के दौरान। तो लगता है कि जब चुनावी दहलीज पर सरकार जाएगी, ऑपरेशन पार्टी जाएगी, तब तक निराकरण हो जाएगा। निराकरण मतलब कि उन्हें लिख दिया कि नहीं हो सकता है तो भी निराकरण। फिर भी यदि 10 आउट ऑफ 10 इस सरकार को आप देना चाहेंगे तो कितने नंबर पर सरकार खड़ी है? अभी तो 4। और 4 का आधार क्या होगा? कि कुछ तो काम होते ही हैं। आपको 1,60,000 करोड़ का बजट है, उसमें से जितना भी आप खर्चा कर पाए, कुछ तो काम होते ही है ना। तो एकदम से आंख में पट्टी लगा कि वो 0, तो सुनने वाला भी कहेगा कि क्या मतलब है, कुछ तो काम हो रहा है। मैंने बताया कि धान आखिर खरीदी तो हुई, जिस तरीके से भी हुई। तो ये 4 नंबर वो कुछ काम में कुछ मसारी बंधन है, चल रहा है। तो 4 में आप कहो कि 0 है तो कैसे? 0 तो नहीं हो सकता, कुछ तो काम हो रहा होगा। बाबा, कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से एक आम राय बन चुकी है, भीतर आप हैं, बाहर से भी लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच एकजुटता नहीं है। तो आप ये महसूस करते हैं, चूंकि आप पार्टी की बैठकों में शामिल होते हैं, कई नेताओं के आपस की चर्चाओं में आपकी मौजूदगी होती है, और यदि बात बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। और शायद पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे जब आए थे तो उन्होंने मंच से कहा कि आप लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़िए। एकजुटता की बात नहीं है। देखिए, सबका टारगेट क्या है? अब कांग्रेस पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार की बात करें तो विधायक जीतने चाहिए ताकि आप सरकार बना सकें। तो इसमें दो राय कैसे हो सकते हैं? सबका लक्ष्य एक ही है। बात व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की या इच्छाओं की जब आती है तब उसमें थोड़ा सा अलगाव दिखता है कि 10 आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे, 25 आदमी मंत्री बनना चाहते होंगे, मुख्यमंत्री 1 बनेंगे, मंत्री 13 मुख्यमंत्री जी को छोड़ दें तो 12 बनेंगे। तो बाकियों का ये जो दिखता है उसको अगर आप कहिएगा कि, तो वो हर समूह, हर संगठन में कोई परिवार की इकाई से चालू करिए, जिसको मैं प्रारंभिक बुनियादी इकाई मानता हूं समाज की, और उसे आप किसी भी संगठन में ले जाइए, व्यवसाय में ले जाइए, व्यापार में ले जाइए, राजनीति में ले जाइए, उसमें वो अंतर आपको दिखता है, वो मानवीय प्रवृत्ति। लेकिन 2018 के चुनाव में जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष बने थे, आप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे, तब एक एकजुटता दिखती थी, संगठन मोबिलाइज था, संगठन ने मिलकर अपनी जमीनी उपस्थिति को मजबूत की और बड़ा मैंडेट मिला। वो एकजुटता आज दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे कि नज़दीक से नज़दीक रहने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए।
अगर सफलता मिलनी है, क्योंकि जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं वो उतने जागरूक और जानकार हैं, वो उतनी समझ रखते हैं कि अगर हमने उनको ऐसा मौका दिया, ऐसा परसेप्शन सही या गलत, अगर उनके मन में ऐसी बातें जाएंगी तो चुनाव के परिणाम में विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। लेकिन मुझे वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि कांग्रेस में पहले भी हम लोग को देखने को मिला। आज सर नहीं है हम लोग के बीच में, जोगी जी नहीं है हम लोग के बीच में, अंत में उन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाई। जब वो सत्ता में थे, पहले मुख्यमंत्री थे, फिर हम लोग चुनाव हारे, फिर उनकी स्थिति वैसी नहीं रही, फिर लीडरशिप के लिए एक टसल की स्थिति भी दिखी। ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है, कांग्रेस की विशेषता नहीं है। आप आज बीजेपी में वर्तमान सत्ता में देखिए तो मैंने जो कहा कि विकेंद्रीकरण, मेरा इशारा उसी दिशा में था कि महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, ठीक है, नुकसान ना हो। तो बीजेपी का अति विकेंद्रीकरण का भी नुकसान ना हो, पॉलिटिकली उनको हो तो हमारे लिए तो अच्छा है, कांग्रेस के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ को ना हो, लोगों को उसका नुकसान ना हो। तो जोगी जी के समय में कुछ ऐसा हमको दिखता था कि अलग अलग जिंदाबाद हो रहा है, ये हो रहा है, अनेक टकराव की, एक टेंशन की स्थिति महसूस होती थी। और 2 चुनाव हम नहीं जीत पाए। पहला तो मान लीजिए हारे, हमको स्वीकार नहीं किया पब्लिक ने। उसके बाद 2 चुनाव और हुए, 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक ये रहा होगा कि लोगों को लगता था कि लोग एक नहीं दिख रहे। वैसा हम लोग स्थिति में आज नहीं है। थोड़ा लोगों को लगता है कि इनका कैसा होगा, बाबा भूपेश का कैसा चल रहा है, उनका कैसा चल रहा है, उनका आपस में कैसा चल रहा है, जिज्ञासा। इन कहीं कोई ऐसी पब्लिक प्लेटफॉर्म की स्थिति मेरे जानकारी में नहीं है कि ऐसा टकराव का, ऐसे टकराव की स्थिति रही। थोड़ा थोड़ा होता है, वो चलता है, उसको लेके चल रहा है। ये तमाम बड़े नेताओं के बीच आत्मीयता से बातचीत होती है या महज एक राजनीतिक शिष्टाचार निभाने के तौर पर बात होती है? नहीं, जैसे आपस में मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं सामाजिक तौर पे, वैसे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर काम कर रही है और इस कांग्रेस में टी.एस. सिंहदेव कितने मजबूत नेता हैं? मजबूत नेता तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक व्यक्ति हूँ जो हर समय प्रयास करता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में काम करूँ। वातावरण जिससे बनता है, लोगों के स्वास्थ्य विभाग से उदाहरण के लिए जुड़ा, रोज मेरे पास फोन छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ से ही समझ लीजिए करीब करीब आते होंगे कि अस्पताल में ये दिक्कत हो रही है, अस्पताल में वो दिक्कत हो रही है, अस्पताल में वो दिक्कत हो रही है। हाँ, तो एक तो मानवीय पहलू हो गया कि कोई मदद के लिए पहल कर रहे हैं, जो हम लोग का दायित्व है कि करना चाहिए अगर पब्लिक फील्ड में है। लेकिन अगर मैं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका बेनिफिट तो हो रहा होगा, होना चाहिए आने वाले समय में। क्या सुनने वाले हैं, शासन है, सत्ता है, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि इनसे बोल दें तो शायद हमारा हो जाए, तो गुडविल एक बनेगी। लाभ किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा, जनता को, और फिर कांग्रेस पार्टी को। पॉलिटिकल लाभ किसको मिलना चाहिए उसका? अगर गुडविल मिलेगी, व्यक्तिगत मेरे को थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो काउंट उतना नहीं करेगा जितना अगर वो कांग्रेस पार्टी को मिले। तो ऐसे 50 काम हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा करते हैं जिससे कि गुडविल मिले। लोगों से मिल ही लिए, बात ही कर लिए, हमसे पूछा तो फोन आते हैं। मैं अक्सर मेरा प्रयास रहता है कि मैं फ़ोन उठाऊं, बात कर लूं, नहीं कर पाता हूं तो कॉल बैक करता हूं, तो एक लिंक बना रहे। ये कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, कई आम लोग भी हो सकते हैं, कोई ऐसे ही फ़ोन करते हैं कि बाबा बस मैं पूछने के लिए लगा लिया था कि आप कैसे हैं। अच्छा, बाबा अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सरकार में सुनवाई कोई हो जाती है किसी ज़रूरतमंद की मदद के तौर पर, जब आप बात करते हैं सरकार में आपकी पर्याप्त सुनवाई होती है, और इसी से कंपेयर किया जाए पिछली सरकार में आपकी भूमिका के तौर पर, तब की और अब की स्थिति क्या थी? तब भी सुनवाई होती थी उतनी मजबूती से? मंत्री के रूप में जब आप काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि उस समय ये बात जरूर है कि कहीं कहीं विभागों में नहीं, लेकिन अन्य स्थानों पे, मान लीजिए सरगुजा में ही कुछ गड़बड़ था। कुछ अधिकारी जैसा उनको
कमांड जाता शिष्ट था। कहें, व्यवहार करना, शिष्ट भी दूसरी किस्म का शब्द है, जैसा उनको राजनीतिक स्वरूप में भी व्यवहार करना चाहिए था कैबिनेट के नंबर 2 मंत्री के संदर्भ में, वो सरगुजा में विशेष करके नहीं था। उसकी कमी थी, उसका हम लोग को नुकसान भी हुआ। मैं भी चुनाव हारा, कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ। लेकिन उस समय भी छत्तीसगढ़ या अन्य विभागों के परिवेश में कभी भी हम लोग फोन अधिकारियों को या जहां जरूरत की मदद की जरूरत स्पेसिफिक सरगुजा के लिए ही वो मसला था। और जो कांग्रेस पार्टी सरगुजा संभाग की 14 में 14 सीटें हारी है, उसका एक कारण क्या आप ये मानते हैं? एक कारण ये हो सकता है। और कांग्रेस ये भी कहती है, कांग्रेस के कुछ इंटरनल मीटिंग्स में क्या इस तरीके की बात हुई है कि यदि सरगुजा में 14 सीटों में कुछ सीटें कांग्रेस चुनाव में यदि जीत जाती तो मुमकिन था कि कांग्रेस पार्टी सरकार में दोबारा काबिज हो जाए। अकेले सरगुजा में तो फर्क नहीं पड़ता, और जरूरत पड़ती 14 की 14 जीतते तो बीजेपी 40 पे आ जाती, कांग्रेस 49 पे चली जाती। 45 से ये 9 सीट ऊपर है बीजेपी, तो 14 में 10 सीट अगर कांग्रेस जीतती तो सरकार, तो वो 44 हो जाते, हम 45 पहुंचते, फिर एक जो गोंडवाना के हैं वो किसके साथ जाते फिर देखते। तो ये 9 सीटों का जो फर्क है, तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि अगर सकारात्मक परिणाम आते, 14 आते, तो सरकार बनी जाती। अच्छा बाबा, एक चर्चा हम ये भी सुनते हैं कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस काबिज हुई और मंत्रियों का पोर्टफोलियो नहीं बटा था, तब आपने शायद ऐसी मंशा रखी थी कि आप वित्त मंत्रालय चाहते थे, ताकि जो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की, चूँकि आप घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी थे, तो उसे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में हो, इसलिए आपने वित्त मंत्रालय की डिमांड रखी थी, लेकिन आपको मिला नहीं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है, एक रुचि है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फाइनेंस में, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रुचि है। आंकड़ों से मैं कंफर्टेबल हूँ, अब बातें में आंकड़ों में करना अच्छा मेरे को लगता है कि हाँ, नहीं हवा बात नहीं हो रही है। तो जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो भूपेश जी ने शायद सबसे पहले मेरे को बुलाया और महाराज कौन से विभाग लेना चाहेंगे, उनने ओपन पूरे खोले, तो मैंने वित्त से ही चालू किया था। तो वो कहे कि ये मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है, इसको मैं रखना चाहूँगा। मैं कहा कोई बात नहीं भूपेश भाई। तो उसका कहा जो वित्त को छोड़ के जो विभाग, होम, ये वो, कौन सा विभाग आप काम करना चाहेंगे, जो आप, यानी एक तरह से आपको विभाग के चॉइस पर मिला। हाँ। तो फिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि विधानसभा के भीतर पंचायत विभाग आपने छोड़ दिया? मुझे लगा कि अब मैं वहां डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैंने स्वास्थ्य विभाग मांगा था, मैंने पंचायत विभाग मांगा था, भूपेश जी ने दिया। जीएसटी मांगा था जो वित्त के नज़दीक है, वो उन्होंने दिया। एक और विभाग उस समय था, फिर अमरजीत बाद में मंत्री बने, तो सब मंत्रियों के पास जो ज़्यादा विभाग थे, एक एक हमने छोड़ा। पंचायत में मुझे लगा कि अब वो बात आगे मेरे मंत्री रहते हुए नहीं बन रही। कुछ ऐसी बातें थीं, कुछ ऐसे इश्यूज थे, मुझे उस समय लगा कि मेरे को इससे अलग हो जाना चाहिए विभाग से। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा कारण थी उस वक्त, क्योंकि राज्य के मध्य से जो पैसा जाना था वो एक प्रमुख कारण थी। जी बाबा, आप जब सरकार में कांग्रेस पार्टी थी तब कई विधायक अलग थलग पड़ते हुए भी नजर आए। आपके पक्ष के जो विधायक होते थे वो भी एक वक्त ऐसा दिखने को मिला कि वो भी आपसे अलग होकर दूसरे पक्ष के साथ जाकर खड़े हो गए। इस बात की कोफ्त होती है, या कभी आज जब वो विधायक आपके सामने आते हैं तो कोई शर्मिंदगी का भाव उनके भीतर आप महसूस करते हैं? उसमें राजनीति में देखिए, एक अगर विधायक हैं तो उनको काम कराने हैं क्षेत्र में, तो वो काम मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि काम के सैंक्शन का या उसके काम के मंजूरी की शुरुआत कहाँ से होगी? मुख्यमंत्री से होगी। सबसे प्रमुख स्रोत, सबसे ताकतवर स्रोत मुख्यमंत्री हैं। तो विधायकों को तो जाने ही है मुख्यमंत्री जी क्या। तो ये जो एक परिस्थिति थी जो आपने कहा कि जुड़े हुए, मैंने भी जो महसूस किया कि जो
राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है व्यक्तिगत उसको कर देना, पार्टी से अलग करके। तो व्यक्तिगत में भी जब मैं देखता था तो 2 4 5 को छोड़ के किसी के साथ नहीं रहते लोग, वो पार्टी के साथ रहते हैं। ये तब भी कि जब आप चुनाव में आउट ऑफ वे जाकर आपने मदद की? कभी भी किसी भी परिस्थिति में, और उसको लेके चलना चाहिए। वो जैसे मैंने 5-7 बताया, वो कौन होते हैं जिनके साथ आपके व्यक्तिगत कुछ संबंध बन जाते हैं, तो वो आपके साथ, मान लीजिए 4 भाई हैं तो चारों के फ्रेंड सर्कल अलग अलग होंगे, चारों भाई का एक ही फ्रेंड सर्कल तो नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें रहता है कि हर व्यक्ति के साथ में कुछ लोगों का कुछ ज्यादा जुड़ाव रहता है। तो आज की स्थिति क्या है? वैसे ही रहता है, हमेशा वैसे ही रहता है, और उसमें ना तो ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, ना विचलन की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना चाहिए उसमें। कोई भी पार्टी, बात कहाँ की आ रही है, जो मुझे लग रहा है आप मुख्यमंत्री के संदर्भ में कह रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कौन बने, तो हर पार्टी में लगभग 100% पार्टी में हाईकमांड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। ये संख्या ये सेकेंडरी रहती है। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन काल में मैंने बहुमत वाले मुख्यमंत्री भी बनते देखे, अल्पमत वाले मुख्यमंत्री बनते देखे, एक व्यक्ति जो अपने में एक है उसको भी मुख्यमंत्री झारखंड में किसी के साथ 2 है, किसी के साथ 4 है, तो वो मायने नहीं रखता। और उसके चलते कटुता नहीं आने देनी चाहिए कभी भी, कि हैं कुछ लोग अपने साथ के रहते हैं, जैसे 4 भाइयों के दोस्त हैं, वैसे लेके चलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव, माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो हैं, उनका एक बयान इस वक्त जहन में आया। उन्होंने एक हाल फिलहाल में एक बयान दिया और ये कहा कि टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। उनका ये बयान के संदर्भ के पीछे के जो मायने हैं वो किस रूप में आप देख पा रहे हैं? उसमें उनका जो बयान था, कभी कभी होता है कि मीडिया में एक टुकड़ा हम उठा देते हैं। उसका संदर्भ क्या था कि नगर निगम के चुनाव थे, नगरीय निकायों के चुनाव थे, वो अंबिकापुर दौरे में आए हुए थे। वहाँ का एक प्रमुख लीडर मुझे माना जाता है, तो वहाँ पर जाके वो थोड़ा बिल्डअप ही करेंगे लोकल लीडर को, कि थोड़ा इसको भाव दो। लोग अगर इसका है तो लोगों के बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, कुछ वोट हमारे बढ़ सकते हैं कि ये आपका लीडर है, हम लोग के अच्छे संबंध है इसके साथ। तो उनने जो कहा, उनने ये कहा था कि अगला जो चुनाव है वो हम टी.एस. बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, हम सबके नेतृत्व में लड़ेंगे, आप उसको रिप्ले कर लीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि टी.एस. बाबा ही अगले पीसीसी चीफ बनने वाले हैं या उनके नेतृत्व, उन्होंने तो पीसीसी का शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया था, नेतृत्व कहा था। और हम सबके, आज आपने बीच में खड़गे जी आए थे, उनके मीटिंग का हवाला दिया, तो खड़गे जी ने क्या बोला? कलेक्टिव लीडरशिप। सचिन जी ने क्या बोला? वो गए तो एयरपोर्ट पर सारे नेता एक साथ फोटो भी खिंचाए, शायद मैसेज देने के लिहाज से। नहीं, वो संजोग था। जो वहां थे, फोटो खिंचाने का होता है तो साथ के जो सीनियर वर्कर्स रहते हैं उनकी इच्छा रहती है कि हम लीडर के साथ खिंचा ले, तो सर के साथ खिंचा रहता, अच्छा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो सब वहां सी ऑफ करने हैं, तो सबको बुला लिया, तो सबके साथ फोटो हो गई। पीसीसी चीफ का आपने जिक्र अभी किया, यदा कदा गाहे बगाहे ये चर्चा भी राज्य के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती रही है कि टी.एस. सिंहदेव राज्य के पीसीसी की अगुवाई करेंगे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, राज्य का कांग्रेस संगठन का कमान सौंपा जाएगा। एक्चुअल स्थिति क्या है? क्या हाईकमान ने कभी आपसे कहा बुलाकर कि आपको हम पीसीसी चीफ बना रहे हैं? कभी तो ऐसी चर्चा उठती कैसे है? कौन लोग उठाते हैं? स्पेकुलेशन मीडिया में, और लोगों में। मीडिया क्या करेगी? लोगों में जो बात है उसको उठाएगी। मीडिया अपने से तो कहानी थोड़ी बहुत बनाती है, लेकिन उसका आधार तो कुछ होना चाहिए। आधार चर्चा होती है। आधार चर्चा है कि लोगों में अगर चर्चा है तो चर्चा क्या थी कि उड़ीसा भंग कर दिया गया पूरा, बाद में हिमाचल प्रदेश भी भंग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश भी भंग कर दिया गया, बिहार में भी नए पीसीसी बन गए, झारखंड में भी नए पीसीसी बन गए, अन्य कुछ राज्यों में भी नए पीसीसी बन गए, तो छत्तीसगढ़ में भी चेंज होगा क्या? भाई हम विधानसभा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं रहा, लोकसभा रिजल्ट हमारा ठीक नहीं रहा, पंचायती राज रिजल्ट ठीक नहीं रहा, तो क्या चेंज होगा? स्पेकुलेशन एक होता है, आपस में चर्चा होती है कि चेंज कर सकते हैं क्या। वहाँ पूरी ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा
कि पूरे स्टेट की बॉडी भंग कर दी, एक साथ बदल दी, एक साथ जी। टोटल भंग कर दी, बदली तो बात भंग कर दी, हाँ। तो उससे जो बात चली, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है, तो ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, उसमें एक नाम मेरा भी आ गया। बीच में आपने एक बयान दिया था बाबा, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के भीतर जो फूल छाप कांग्रेसी हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। ये संदर्भ क्या था इस बयान का आपके? इसमें परिस्थिति और समय के हिसाब से लाभ लेने के लिए कुछ लोग रहते हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं। ये भी प्राकृतिक है। अपने लाभ के लिए कोई किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सभी पार्टियों में हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति रहती है। मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि जो भी आता है आपके पास, ठीक है, दरवाजे खुले रहने चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। कोई आ रहे हैं ना, वो अपने से आपके पास आ रहे हैं, तो शिष्टाचार कहता है कि दरवाजे खुले रखने चाहिए, मन के भी दरवाजे खुले रखिए। कोई मिलने आ रहा है, राजनीति में उनको क्या स्थान देना चाहिए, अब ये टीम का हिस्सा बनाने के लिए, वो मेरी समझ से, हाँ, वो मेरी समझ से जो पहले से करते चले आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड लोग, जो कमिटेड हैं और जिनमें क्षमता है। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं उसमें कोई क्षमता ही नहीं है, तो बाहर से हमको लेना पड़ेगा, वही ओपनिंग बैटिंग कर सकता है। आपकी टीम में कोई है ही नहीं जो ओपनिंग बैटिंग कर सकता है, तो मजबूरी हो गई। तो ऐसा नहीं होता, तो आए, अगर पार्टी का हिस्सा भी बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन जवाबदारियां जो देनी चाहिए वो मैं इसमें बड़ा क्लियर हमेशा रहा हूं। आप जब सरकार में थे, बीजेपी विपक्ष में लड़ाई लड़ रही थी, तब बीजेपी की तरफ से बार बार ये बयान सुना जाता रहा कि हमने बाबा कोटिया सिंहदेव जी को हमने ऑफर किया है कि भाजपा प्रवेश कर लीजिए। भाजपा प्रवेश के संदर्भ में जिस तरीके की चर्चा राज्य के भीतर आपके संदर्भ में होती रही है, आपका अपना रुख क्या रहा है? जाहिर सी बात है, यदि बीजेपी सार्वजनिक मंचों से ये कहती रही तो बीजेपी ने आपको अप्रोच भी किया होगा। ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से मेरे पास कभी कोई संदेश नहीं आया। व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी के पदाधिकारी या बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग, उनसे चर्चा जरूर हुई, और मिलने के पहले भी जो लोग बीच के रहते हैं मिलाने वाले, कभी कभी उनको भी मैं ये कह के मिलने के लिए गया कि देखिए, मैं कांग्रेस या बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, राजनीति में नहीं रहा तो मैं घर बैठूंगा, लेकिन बीजेपी नहीं जा पाऊंगा। और 21 स्तर के नेता थे बाबा, यदि आप बता पाए तो? ठीक ठाक। राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए नेता? नेतृत्व तो नहीं कह सकता, पर हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ पद रखने वाले लोग रहे होंगे जी। इस वक्त तो कांग्रेस जी, ये बात हुई, अच्छे से फिर हम लोग मिले, चाय वाय नाश्ता चाय किया, क्योंकि पहले ही मैंने ये संदेश दिया था, ये एक शिष्टाचार, किसी ने मिलने के लिए कहा तो मेरा स्वभाव है कि मैं उसमें पीछे नहीं होता जी। फिर वो दल कौन सा है, ये कौन सा है, वो मेरे लिए शिष्टाचार नंबर 1 कि अगर किसी ने न्योता दिया है तो उस न्योते का सम्मान होना चाहिए, और चर्चा वो भी क्लियर होनी चाहिए। वो इधर उधर वाला मेरे से नहीं बनता है कि हाँ ना, क्लियर होना चाहिए। तो मैंने हमेशा यही कहा कि कुछ ऐसे विचार हैं जो मेरे निजी मान लीजिए, या जो जिनको लेके मैं चलता हूँ, मैंने जीवन जिन बातों को लेके जिया, उनसे मैं समझौता नहीं कर पाता। एक है सत्ता का हिस्सा बनना, आज विपक्ष में है, काम नहीं करा पा रहे, सत्ता के साथ चले जाओ, काम होने लग जाएंगे शायद जी। काम कराने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हम पार्टी में क्यों गए, क्योंकि हमको तो पब्लिक के लिए काम करना है, तो विपक्ष में रह के हम पब्लिक के लिए काम कैसे करा सकते हैं, तो इसलिए वो बहाना कहें या तर्क कहें, वो तर्क रखते हैं कि सत्ता के साथ जाके हम तो पब्लिक के लिए, हमारा मतलब तो पब्लिक का काम करना है। इन पब्लिक के लिए काम करने के लिए मैंने अपने जीवन में कुछ निजी विचार रखे, जिनसे मैं समझौता नहीं कर पाता अपने आप से। समझौता अब तो अपने आप से करना है, बाकी तो काम कराने के लिए आप राजनीति में हो, आपकी चले जिसको बोलते हैं, तो सत्ता के साथ जुड़े रहो, फूल छाप कांग्रेसी बने रहो तो चलता रहेगा। तो मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैंने हमेशा उस बात को क्लियर रखा कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि राजनीति से मेरी अब उपयोगिता नहीं है, आप खेलते हो तो खेलते खेलते एक समय आता है कि टीम में अब जगह नहीं है, जिन कारण से भी हाँ। अब आप इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे,
तो इफेक्टिवली अगर नहीं कर रहे हो तो भाई जगह खाली करो आराम से। घर में 50 चीजें हैं, जीवन में 50 चीजें रहती हैं, वो करो। बाबा अगला चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचा है आपने अभी? वो तो दूर है, या राजनीतिक विरासत आप दूर है। विरासत बतौर देखिए, आदि हम लोग के घर के व्यक्तिगत तौर पे अगली पीढ़ी है। पहली बार वो शायद शादी के बाद जब आए थे, एक साथी ने उनका इंटरव्यू लिया और वो युवा उस समय 24-1 साल के रहे होंगे। वो पेपर कटिंग मैंने आज भी अपने डेस्क पे रखी हुई, ऑफिस के जो मेरा निजी ऑफिस का टेबल है उस पे मैंने वो फ्रेम करके वो कटिंग रखी हुई है। मैं नहीं था वहाँ, वो अपने से इंटरव्यू दे रहे थे। उनने कहा नेतृत्व थोपी नहीं जा सकती। अच्छा। हाँ, वो हेडलाइन उस न्यूज़ का है और आज भी मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। तो वो संभावना है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर वो राजनीति में इच्छा रखते हैं वो संभावना है, लेकिन आपको लोगों का साथ लेके खरा उतरना पड़ता है। ये तो राजा का राज हो गया ना कि उसका बेटा वो, तो उसका बेटा वो, उसके बाद बेटा बेटा बेटा। वो राजनीति आज प्रजातांत्रिक राजनीति में उसके लिए जगह नहीं। बेटा है तो आपको एक अवसर मिल सकता है, पब्लिक को, लोगों को, आपके साथियों को आपका मूल्यांकन करने का। यहाँ ये इस परिवार के हैं, इस परिवार से जुड़े हैं, इतना हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इस फील्ड के लिए वो सूटेबल रहेंगे कि नहीं, हमको स्वीकार हैं कि नहीं। तो वो स्वीकारोक्ति आपको बनानी पड़ेगी। वो विरासत स्वीकारोक्ति नहीं दे सकती। विरासत आपको अवसर दे सकता है, एक मौका दे सकता है कि यहाँ से शुरुआत करना है। अन्य लोगों के पास अगर वो विरासत नहीं है तो उनके लिए उस हद तक वो डिसएडवांटेज होता है कि वो थोड़ा पीछे हो गए रेस में, उस हद तक। लेकिन जब ऐन मौका आता है चुनने का तो स्वीकारोक्ति, आपकी विरासत नहीं है लेकिन आपकी स्वीकारोक्ति है तो आप आगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास विरासत है, शुरुआत में आपके पास एक बैकग्राउंड है, आप हैं वहाँ, लेकिन स्वीकारोक्ति है तो फिर आपको एडवांटेज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वो जो एडवांटेज है, अगर स्वीकारोक्ति नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, लड़ोगे भी तो हारोगे। आपने जुगाड़ कर लिया, सेटिंग कर लिया, टिकट ले लिया, फलाना कर लिया, सफल नहीं हो सकते। यहाँ सफल होना है। पार्टी की चिंता कर रहे हैं, पार्टी के विचारों के आधार पर लोगों की मदद करने की चिंता कर रहे हैं, तो मदद तो भाजपा में जाके भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी जाके कर सकते हैं। फिर अपने विचार, उनके हिसाब से कौन सा दल, उस दल में आपकी स्वीकारोक्ति, उस दल में रहते हुए पब्लिक के बीच में आपकी स्वीकारोक्ति, फिर अवसर। बाबा, आप राज्य के ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर जिनकी हाईकमान से सीधी बातचीत होती है। कभी आपको कोई मौका मिलता हो सुझाव के तौर पर या दीगर मसलों पर, आपने सीधी अपनी बातों को रखा भी है। क्या इस वक्त की परिस्थिति में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इजी एक्सेस है, बातचीत सामान्य तौर पर हो सकती है या हो जाती है? सोनिया जी तो बहुत कम मिल रही हैं। मैंने कई बार अपना लगाया भी, मांग रखी कि मिलना चाहेंगे, तो मौका अभी टाइम नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि वो सीधे तौर पे उनको अगर लगता होगा कि राजनीतिक कोई चर्चा हो सकती है तो उससे दूर अपने आप को वो कर रही हैं, ऐसा लगता है। राहुल जी से टाइम मिलता है, लेकिन जब वो फ्री हुए, खड़गे जी से जब भी गया लगभग मुलाकात हो गई। मुलाकात के लिए मैं आभारी हूँ, उनका टाइम मिल जाता है। वेणुगोपाल जी हैं, अन्य लीडर्स हैं, इनके साथ जब भी अगर दिल्ली गए या कोई बात है तो टाइम मिलता है। एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नासूर बन चुका था और अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए ये दावा कर रही है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री की हैसियत, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की हैसियत से आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है नक्सलवाद के संदर्भ में? जिस वक्त बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो बड़े माओवादी हैं वो मारे जा रहे हैं, इस बीच आपका क्या ओपिनियन है? नक्सलवाद के लिए आपने पूछा तो नक्सलवाद, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो नक्सलवाद उस समय नक्सलबारी चरम पे था।
और खबर आती थी, युवा हैं, वो अलग विचार के रहते हैं, थोड़ा सत्ता के विपक्ष में उनका दृष्टिकोण कुछ ज़्यादा उस समय रहता था, तो हम लोग के पास भी संदेश आया था कि आइए। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं तो नहीं गया, और कुछ साथी गए, फिर उनने अपने कटु अनुभव भी बताए, सरकार बहुत कड़ाई कर रही थी इत्यादि। तो नक्सलवाद को जो मैंने देखा, उनकी वो विचारधारा स्वीकार्य नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते और 15 अगस्त और 26 जनवरी को काला झंडा फहराया जाएगा। संविधान देश के नागरिकों का भला इसके माध्यम से नहीं हो सकता। और उग्र आंदोलन यानी बंदूक, उग्र यानी बंदूक के ताकत पे सशस्त्र आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन और सशस्त्र बल के आधार पे हम सत्ता में आएंगे, तो वहां तो अपना कहीं कोई मेल है ही नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। होगा वो समाज को नष्ट ही करेगा या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अभी जो परिस्थिति बनी है, सालों से जो मुहिम चल रही है, 1990 के दशक में हमने देखा कि जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड इत्यादि ये सब बहुत एक कड़ी मुहिम चली और उन्होंने सब फ्लश आउट वहाँ से किया, तो एक हिस्सा लोगों का आके छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश में उन्होंने बस्तर अंचल में पनाह लिया। वो जंगलों में थे, कुछ करते नहीं थे, पर घुसे हुए थे, और करते करते वहाँ से वो बढ़े और उसी दिशा में फिर उग्र हथियार के आधार पे लोगों को मदद करने के नाम पे घटनाएं करने लगे। लोगों को मारना, मुखबिरों को मारना, अर्धसैनिक बल को मारना इत्यादि इत्यादि, ये सारा होने लगा, संघर्ष होने लगा। तो वहाँ से जो इनके खिलाफ मुहिम चली, मेरी जानकारी में 2020 उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसमें और तेजी आई कि जो स्ट्रेटेजिकली क्या होना चाहिए, हम लोग से भी लोग पूछते थे कि आपका क्या इसमें विचार है। अगर ध्यान होगा, आपसे भी कभी बात हुई होगी कि विपक्ष में थे कि तकनीक लगानी चाहिए, नई तकनीक है उसका उपयोग करना चाहिए और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उनको कट ऑफ करने के लिए। आज वो हर जगह घूम रहे हैं। तो 2020 के बाद ये मुहिम और तेजी से चली कि जिस छत्तीसगढ़ के बनने पे अगर 6 बटालियन अर्धसैनिक बल के थे, आज 60 से ज़्यादा हैं। तो इनका उपयोग उत्तरी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पे लगभग काबू पा लेने के बाद में वहाँ घटनाएं अब नहीं सुनने में आती हैं। अब ये सारा बल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन में लगाया जा रहा है और कैंप बनाए जा रहे हैं। एक कैंप 5 किलोमीटर बाद 2 कैंप, उदाहरण के लिए कितने भी किलोमीटर हो, फिर अगला कैंप, फिर अगला कैंप। तो एक कॉर्डन ऑफ उनने कर दिया कि वो इधर हो गए और हर जगह जाने की उनकी वो स्वतंत्रता नहीं है जो कि पहले हो रही थी। ये सफल होते हुए आज इसका दिख रहा है परिणाम कि कहीं कैंप में 100 हैं, कहीं 200 हैं। पहले सुनने में आता था कैंप में आए, उन लोग गोली चला के चले गए और फिर दिन हुआ तो फिर वो जंगलों में चले गए, फिर कैंप वाले गए और उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। जैसे ही रात हुई तो कैंप में वापस आ गए, नक्सली कैंप के बगल में आके फिर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी, ये बातें पहले सुनने में आती। जैसे जैसे आप ये कैंप की कड़ी बनाते चले गए तो नक्सलवाद पे कंट्रोल पाने की डायरेक्ट स्थिति मैदान में आपकी बनती चली गई, कंट्रोल ग्राउंड पे। तो वो आज फलीभूत होती हुई हमको दिख रही है कि ये कैंप इतने बन गए। आप याद करें कि कांग्रेस के शासनकाल में एक कैंप जब बना रहे थे तो कितना आंदोलन हुआ, सिलगेर वाला। तो वो क्या था, वो आज की पहल तो नहीं है, उसके पहले की भी पहल नहीं है, लेकिन एक सोच की कड़ी थी जिसमें हमको कैंप बनाते जाना है। लोग आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई, फायरिंग भी हुई थी, लेकिन कैंप बना। तो कांग्रेस की सरकार थी। राजनीति मैं नहीं इसमें कभी करना चाहता, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नक्सलवाद की सफाई के लिए जो हवन इस वक्त चल रहा है उसमें कांग्रेस ने भी अपनी आहुति डाली है। सारी सरकारों ने। अभी डबल इंजन सरकार की बात होती है। पहले रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। झीरम घाटी हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? जी, मनमोहन सिंह। यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। कांग्रेस भाजपा या यूपीए एनडीए, यूपीए भाजपा। फिर परिस्थिति बदली, वहां मोदी जी, यहाँ भूपेश जी, एनडीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार।
काम तो चला ना। सिलगेर कब स्थापित किया गया? बिल्कुल। तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक कंटिन्यूअस पहल है, दलगत राजनीति से ऊपर एक गंभीर समस्या, जिसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा चुनौती या खतरा नक्सलवाद से है। उस दृष्टिकोण से देखिए, हथियार से लोगों के दुख दर्द दूर होंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। प्रजातंत्र के माध्यम से हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की कमियां रहती हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इससे बेहतर विकल्प मेरी सोच में विश्व में आज नहीं है। चिंतन या व्यवस्था प्रजातंत्र से बेहतर, तो उस प्रजातंत्र के आधार पे बेहतर से बेहतर ऐसी व्यवस्था बनाना कि जो हथियार उठा के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं उनके लिए जगह नहीं है, वो मुख्य धारा में आए। आपने कहा सरेंडर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। संघर्ष हो रहा है, दुखद ही है। हम उनको नहीं कह रहे कि भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक होते हुए भी आप भारत की सत्ता पे बंदूक से आप कब्जा अपना बनाना चाहते हैं, तो फिर संघर्ष होगा, बंदूक से संघर्ष होगा तो जाने जाएंगी। उनको मारा भी गया, नक्सली लीडरशिप कई मारे गए, हमारे भी जवान हाथाहाथ हो रहे हैं। पर सिलसिला उस दिशा में चल रहा है कि अब आप मैदान में ऐसी उपस्थिति प्लान करके बना चुके हैं जहां अगर वो हिंसा का रास्ता ना छोड़ें तो आप भी बल के आधार पे भी नक्सलवाद के उपस्थिति को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये 31 मार्च ठीक है, डेट है, हो जाए, टारगेट रखता है आदमी। बंदूक के दम पे सत्ता, लोगों के भला करने के नाम पे पहल करना, ये मेरे लिए जगह नहीं रखता। ठीक है बाबा, आज की बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार हम किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।